हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? पढ़ रहे हैं ना? पढ़ते रहिए। यस, आइए स्टूडेंट्स, देखिए कौन कौन दौड़ रहा है। पहचानिए पहचानिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, एंजॉय होंगे, इंजॉयबल होंगे, जॉली मूड में होंगे और फाइनली टाइम का यूज़ भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कई स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर कैमरामैन के दर्शन कराइए। ये रहा कैमरामैन, देखिए फिट है, साथ में दौड़ता है, यही सारा काम संभाल रहा था और संभालता भी रहेगा। ठीक है बच्चों, कैमरामैन के दर्शन हो गए। ओके बच्चे, ठीक है, कैमरे के पीछे चले जाओ। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, देखिए आज का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर, जैसा कि मैंने लिखा, अभी तक आप जो सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे उन सभी सॉल्यूशंस में सल्यूट नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक था। आई रिपीट, आपने जो अभी तक सॉल्यूशंस पढ़े उन सभी सॉल्यूशंस में जो सल्यूट था वो नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक था। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन में मिलाने के बाद में, डिसॉल्व करने के बाद में डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, आयोनाइज नहीं होते हैं या फिर एसोसिएट नहीं होते हैं। ओके, अब ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सल्यूट हो, नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सल्यूट हो, तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सॉल्यूशन में या तो डिसोसिएट हो जाएं, जब डिसोसिएट होंगे तो उनके नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, या फिर सॉल्यूशन में एसोसिएट हो जाएं, तो जब वो एसोसिएट हो जाएंगे तो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट अगर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सल्यूट है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो लगेगी, सॉलिड सल्यूट है। चूंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो या तो ये डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। बच्चों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोल्यूशन। अगर आप सॉलिड सल्यूट मिलाने वाले हैं, मिलाने से पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिसॉल्व करने से पहले उस सल्यूट की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, उसके कारण जो होगी, उसको हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। लेकिन that calculated colligative properties are directly proportional to number of particles of solid solute before dissolution। जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कैलकुलेट करते हैं, आप अज्यूम करते हैं, इसको अबनॉर्मल भी बोलते हैं। ओके, इसको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसको अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सल्यूट बिफोर डिसोल्यूशन। डिसॉल्व करने से पहले सॉलिड सल्यूट के कितने आपने पार्टिकल्स लिए, कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए, उस पर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड सल्यूट के कम होंगे तो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी, एंड दैट कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिफोर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने से पहले। मान लीजिए 5 पार्टिकल लिए। अब दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, एंड दिस द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद में, मान लीजिए सल्यूट को आपने डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूशन में, तो डिसॉल्व करने के बाद में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आप नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सल्यूट इन सॉल्यूशन। और ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसॉल्व करने के बाद में उसके पार्टिकल्स कितने हो जाते हैं सॉल्यूशन में, कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, इस पर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है।
ठीक है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सोल्यूशन में देखते हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद में। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसॉल्व करने से पहले आपने कितने पार्टिकल लिए उस पर डिपेंड करेगी, और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा डिपेंड करेगी कि जो सल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व होने के बाद में डिसोसिएट हुए, एसोसिएट हुए, डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ आयंस उस सोल्यूशन में कितने हो जाएंगे, कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अब बच्चों देखो, अब हम देखेंगे कि होगा क्या डिसोसिएशन में। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो जरा देखते हैं। देखिए, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के समय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन कितना, 1 है। लेकिन जैसे ही आपने सोल्यूशन में इसको मिलाया तो सोल्यूशन में मिलाने के बाद में ये आयोनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में इसके 2 हो गए। तो जो हमारी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इस पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन। तो हमारी कैलकुलेटेड जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोल्यूशन, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन 1 है। अब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने के बाद में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए तो यहाँ पर जो कैलकुलेटेड ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी 2 पार्टिकल्स के कारण होगी, और यहाँ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो 1 पार्टिकल के कारण होगी। मीन्स डिसोसिएशन के टाइम, ड्यूरिंग डिसोसिएशन, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज लेसर देन द ऑब्जर्व कोलिगेटिव। जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कम होती है, क्योंकि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन कम होते हैं, आफ्टर डिसोल्यूशन बढ़ जाते हैं। तो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन पर डिपेंड करती है, जबकि जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोसिएशन के बाद में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए उसकी कैलकुलेटेड ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो इसी फार्मूले को थोड़ा सा हम लिखेंगे, डेफिनेशन भी लिखेंगे। तो वन हाफ फैक्टर एक्चुअल में कब पिक्चर में आता है, वन हाफ फैक्टर जब पिक्चर में आएगा जब सल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है। अगर आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है तो हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ में वन हाफ फैक्टर यूज करिए। ओके, तो चलो हम देखते हैं ड्यूरिंग डिसोसिएशन क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, ध्यान रखिएगा। वन हाफ फैक्टर जब भी पिक्चर में आता है जब आपका इलेक्ट्रोलाइट, आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक हो। बच्चों, ड्यूरिंग डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन इंक्रीज होते हैं, एंड बिफोर डिसोल्यूशन नंबर ऑफ आयंस कम होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं। बिफोर डिसोल्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते हैं तो उनके कारण जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is greater than calculated colligative property. Okay, therefore इसको इस तरफ ले आइए। therefore observed, and that is abnormal colligative property। ऑब्जर्व को बच्चे abnormal भी कहते हैं। upon calculated, that is normal colligative property is greater than 1। क्योंकि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, ड्यूरिंग डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल के बढ़ जाते हैं, इसलिए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर होगी और कैलकुलेटेड कम होगी, इट विल बी लेस। ओके, नाउ ड्यूरिंग एसोसिएशन में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं या फिर डिसोसिएट हो जाए
नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाए, या फिर एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके एक सिंगल पार्टिकल बनाएंगे, सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। जैसे देखिए एसोसिएशन में क्या है, ये दो पार्टिकल है, इसके दो पार्टिकल हैं, जब बेंजीन में डालेंगे तो एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन 2 थे, लेकिन एसोसिएट होने के बाद में ये क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक रह गया, एक मॉलिक्यूल बना। तो जब दो पार्टिकल मिलकर एक सिंगल पार्टिकल बनाते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, इसको डाइमर कहते हैं। अगर तीन पार्टिकल्स, तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, इसको ट्राइमर कहते हैं। अगर चार मॉलिक्यूल्स मिलकर, चार मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, इसको टेट्रामर कहते हैं। जब हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, उसको पॉलीमर कहते हैं। आई रिपीट, जब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ में एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, उस सिंगल मॉलिक्यूल को हम डाइमर कहते हैं। जब तीन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, उसको ट्राइमर कहते हैं। जब चार मॉलिक्यूल्स एक साथ में मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, उस सिंगल मॉलिक्यूल को टेट्रामर कहते हैं। और जब हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करें, उसको पॉलीमर कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोल्यूशन दो मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गए, एसोसिएट होकर उन्होंने सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म किया, एसोसिएशन हुआ। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो डाइमर। जब दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो सिंगल मॉलिक्यूल को डाइमर कहते हैं। देखो दो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से बना इसलिए डाइमर, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए, एक हो गए। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोल्यूशन ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोल्यूशन कम हो जाते हैं। बिफोर डिसोल्यूशन 3 होंगे, 4 होंगे, 2 होंगे, लेकिन डिसोल्यूशन के बाद में 1 हो जाएगा। तो एसोसिएशन में, ड्यूरिंग एसोसिएशन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट बिफोर डिसोल्यूशन। तो एसोसिएशन के टाइम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सॉलिड सॉल्यूट के बिफोर डिसोल्यूशन दे विल बी ग्रेटर, द नंबर विल बी ग्रेटर। लेकिन जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोल्यूशन। तो डिसॉल्व करने के बाद में एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, मींस ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएशन में कम हो जाएंगे, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो ड्यूरिंग एसोसिएशन हम क्या लिख सकते हैं, observed colligative property that is abnormal is less than, observed इसलिए कम हो जाती है क्योंकि सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, is less than calculated colligative property. Okay, therefore observed colligative property upon calculated, अच्छा यहाँ पर ऑब्जर्व की जगह वी कैन राइट abnormal and calculated is normal. Colligative property is less than 1, इन दोनों का रेशियो लेस देन 1। क्लियर हो गया सभी को? ध्यान रखिए डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाते हैं, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल्स एसोसिएट होकर एक सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। इसीलिए ड्यूरिंग डिसोसिएशन observed colligative properties are always greater than the calculated colligative properties. That's why the ratio of observed colligative property to the calculated colligative property is always greater than 1. Is always greater than 1 for dissociation. बच्चों ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि observed और calculated colligative property and abnormal upon normal calculative properties का रेशियो greater than 1 होता है या फिर less than 1 होता है dissociation के लिए। तो ये है
इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. लेकिन एसोसिएशन में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज abnormal कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is always lesser than the normal colligative properties. That's why the ratio of observed colligative property to the calculated colligative properties is always lesser than 1. ओके बच्चों, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप ठीक है, नहीं तो आप इसको जो है बार बार करके आप देखते रहिए. ठीक है, अब हम वन हाफ फैक्टर की बात करेंगे. वन हाफ फैक्टर बार बार बात कर रहे थे, भाई वन हाफ फैक्टर है क्या, वन हाफ फैक्टर क्या है. ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको. वन हाफ फैक्टर जब ही पिक्चर में आएगा जब आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है. अगर आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है तो आप वन हाफ फैक्टर का यूज करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, अदरवाइज नहीं. ओके, वन हाफ फैक्टर है क्या, डेफिनेशन क्या है. वन हाफ फैक्टर की जरा डेफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों, फिर देखते हैं. आई, और ये कब पिक्चर में आता है, कैसे सॉल्यूशंस के लिए होता है. ये ऐसे सॉल्यूशंस के लिए अप्लाई होता है जहां पर आपका सल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक हो, नॉन वोलेटाइल हो. ओके, I equals to observed means abnormal colligative property divided by calculated, that is normal colligative property. Okay, ठीक है बच्चों. Van 't Hoff factor is applied for those solutions which contain non-volatile electrolytic solid solute, and it is the ratio of observed colligative property to the calculated colligative property. अरे बच्चों, एक चीज और बताऊंगा मैं इसमें आपको, एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज से हमने देखा डेल्टा टीबी, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इट इज इक्वल टू व्हाट, केबी इनटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का क्या रिलेशन है. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं शॉर्ट में, डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलर मास. और डेल्टा टीबी क्या है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. देयरफॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का इनवर्स रिलेशन है, ये आप जानते हैं. अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और मोलर मास दिया है तो मोलर मास ज़्यादा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी मोर, मोलर मास कम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी लेस. ओके, इनवर्स रिलेशन है. तो अगर हम यहाँ बात करें, abnormal colligative property will be inversely proportional to abnormal molar mass. जब abnormal colligative property, अच्छा abnormal और normal molar mass क्या है? That molar mass before dissolution is known as normal molar mass, one particle का, और molar mass of one particle after dissociation, that is known as abnormal. Dissociation के बाद में एक पार्टिकल का जो मोलर मास होता है उसको हम abnormal molar mass कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें abnormal C, abnormal, it is inversely proportional to, अच्छा जब abnormal है तो abnormal molar mass भी हो, abnormal molar mass. abnormal means जो मॉलिक्यूल का मोलर मास है डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन एक का,
एक मालिक्यूल, यहाँ देखो एक मालिक्यूल का कितना है 58.5, यहाँ एक पार्टिकल का 35.5 हो गया, कम हो गया। अब नॉर्मल मोलर मास कम हो गया ड्यूरिंग डिसोसिएशन। ओके, नाउ नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। Normal is what? Calculated. It is inversely proportional to normal molar mass. ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, आपको एक और आई की डेफिनेशन मिलेगी। प्लीज मैं लिखूंगा, अब नॉर्मल मोलर मास क्या है। अब नॉर्मल मोलर मास इज द मोलर मास ऑफ वन पार्टिकल, आई रिपीट वन पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में एक पार्टिकल का नॉर्मल, इट इज द मोलर मास ऑफ वन पार्टिकल बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद एक पार्टिकल, यहाँ 58.5 है। यहाँ देखिए एक पार्टिकल का कितना है 60 U, यहाँ एक पार्टिकल डबल हो गया 120 U हो गया, यहाँ अब नॉर्मल मोलर मास बढ़ जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, मैं इस चीज को लिखूंगा, therefore I equals to observed colligative property, that is abnormal colligative, it is inversely proportional to abnormal molar mass, mm लिखते 1/normal molar mass। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉर्मल मोलर मास अपॉन abnormal molar mass। ओके, देख लीजिए, तो I becomes equal to, I equals to normal molar mass अपॉन abnormal molar mass। अब ये नॉर्मल और abnormal क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, किसके टाइम में नॉर्मल मोलर मास विल बी ग्रेटर और किस टाइम में डिसोसिएशन एसोसिएशन में कौन सा, क्योंकि हमने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में तो बताया, लेकिन अगर आप चाहें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप यहाँ रखें, अगर आप यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, दिस विल बी 1/, आप नॉर्मल मोलर मास इक्वल्स टू 1/, नॉर्मल मोलर मास, तो ये यहाँ पर जो नॉर्मल मोलर मास होगा वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक, वो मैं बताऊंगा, तरीका बताऊंगा। ओके, तो अब वांटा फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, or it is a ratio of normal molar mass to the abnormal molar mass when a non-volatile electrolytic solid solute is added to the solution, and ratio is known as Van-Hoff factor। ओके, जरा अब हम डेफिनेशन लिख लें, इसकी डेफिनेशन Van-Hoff factor is defined as the ratio of observed colligative property to the calculated colligative properties, okay, or it is a ratio of नॉर्मल मोलर मास, लिखवाया है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला भी जस्ट मैंने रख किया, टू द abnormal molar mass of solute, कब, when a non-volatile electrolytic
solid solute is added to solution. ओके बच्चों, दिस द डेफिनेशन. अब जरा हम ड्यूरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन आई की वैल्यू देखेंगे. हमारे पास में ये रखा है. ओके, आई की वैल्यू क्या है? ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, इसकी जगह आई रख सकते हैं. ओके ठीक, अब इसको बच्चों, आई इज व्हाट? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसकी जगह आई रख सकते हैं. देयरफॉर आई इज ग्रेटर देन ड्यूरिंग डिसोसिएशन. डिसोसिएशन के टाइम अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है सोल्यूशन में, उसके लिए वैन हाफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन होना है, बिकॉज दिस आई इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड. अब देखिए एसोसिएशन में आ जाइए. एसोसिएशन में आइए. ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट रेशियो इज नोन एज आई. देयरफॉर आई इज लेस देन 1 ड्यूरिंग दिस एसोसिएशन. ड्यूरिंग एसोसिएशन. ठीक है बच्चों, ये कुछ चीजें आपको समझने वाली जरूरत है. अब एक चीज और लिखाएंगे, फिर मैं कंपैरिजन आपको लिखवाऊंगा. एक कंपैरिजन कि एसोसिएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आई की वैल्यू क्या होती है, देन नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, नॉर्मल मोलर मास क्या होगा. ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मैं बताऊंगा. आप देखिए बच्चों, मैंने बात की थी नॉर्मल मोलर मास. प्लीज बहुत डाउट रहता बच्चों. नॉर्मल मोलर मास, इट इज अ मोलर मास. इसको चाहे तो आप लिख लीजिएगा अलग से नोट्स में. इट इज अ मोलर मास ऑफ वन पार्टिकल, आई रिपीट, वन पार्टिकल ऑफ solute, solid solute before dissolution. डिसॉल्व करने से पहले एक पार्टिकल का जो मोलर मास होता है उसको हम नॉर्मल मोलर मास कहते हैं. एबनॉर्मल मोलर मास. इट इज अ molar mass of one particle of solute, one particle और molecule, या फिर molecule ले सकते हैं, of solute in solution after dissociation और association. बच्चों जरा आप इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये जो होगा नॉर्मल मोलर मास होगा, ये मोलर मास होगा नॉर्मल. डिसोसिएशन में देखिए एक पार्टिकल ये, इसका एक पार्टिकल लिया, Na का 23 है, इसका 35.5, 58.5 हो गया एक पार्टिकल. ठीक है. डिसोसिएशन, डिसॉल्व करने से पहले नॉर्मल मोलर मास 58.5 है एक पार्टिकल. डिसोसिएट हो गया, दो पार्टिकल हो गए, दो आयंस हुए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हो गए. तो इसमें क्या करते हैं, जिसका मोलर मास ज़्यादा होता है उसको ही ले लेते हैं. मान लीजिए इसका मोलर मास ज़्यादा है, तो एक पार्टिकल ये, इसका मोलर मास 35.5 हो गया. तो 35.5 मीन्स इट इज़ द मोलर मास ऑफ वन पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन. तो डिसोसिएशन के टाइम में अगर आप देखें, डिसोसिएशन के टाइम में आप नॉर्मल मोलर मास जो होता है वो नॉर्मल मोलर मास से कम हो जाता है. देखिए नॉर्मल मोलर मास 58.5 है, 58.5, इसका कितना है 58.5 एक पार्टिकल का, और यहाँ पर एक पार्टिकल का कितना हो गया 35.5 यू. तो नॉर्मल मोलर मास डिसोसिएशन में ज़्यादा होता है और एसोसिएशन में कम होता है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, देख लीजिएगा. अब यहाँ हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन में, ड्यूरिंग डिसोसिएशन
that normal molar mass is greater than abnormal molar mass. बच्चों ये MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ग्रेटर होती है, यहाँ पर नॉर्मल मोलर मास मीन्स बिफोर डिसोल्यूशन। ओके, यहाँ पर देखिए, अब वापस आ जाइए एसोसिएशन में। एक पार्टिकल का, क्योंकि हमें नॉर्मल मोलर मास क्या, एक पार्टिकल का मोलर मास कितना है 60 U, एंड दैट इज व्हाट नॉर्मल मोलर मास। भाई हम नॉर्मल मोलर मास कितना एक पार्टिकल का देखते हैं 60, और ये कितना हो गया 2 हो गया, डबल, इट बिकम्स 120 U, एंड दिस इज व्हाट एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप देख रहे होंगे एसोसिएशन से पहले एक पार्टिकल का 60 U, एसोसिएट हो जाने के बाद में 2 पार्टिकल मिले, एक पार्टिकल बनाया 120 U हो गया। एसोसिएशन में अब नॉर्मल मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास इज लेस देन abnormal। तो बच्चों समझ में आ गया? देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ कैलकुलेटेड कोलिगेटिव ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब डिसोसिएशन में जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ग्रेटर होती है, मैंने एक्सप्लेन किया। देयरफॉर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, और ये इस रेशियो को आई कहते हैं। तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, डिसोसिएशन में नॉर्मल मोलर मास ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू अबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, देख लीजिए नॉर्मल बिफोर डिसोल्यूशन एक पार्टिकल का 58.5 है, यहाँ 35.5 है। During association, observed colligative property is always lesser than the colligative properties. Therefore, observed upon calculated colligative properties का ratio less than 1 होता है। बच्चों अब मेन चीज होती है कि वान हाफ फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। आप देख रहे हो कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड सॉल्यूट को आप सॉल्यूशन में मिलाते हो, या तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा। या तो बढ़ेंगे, अगर डिसोसिएट हो रहा तो बढ़ेंगे, और अगर एसोसिएट हो रहा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि सॉल्यूशन में जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन में बढ़ रहे हैं तो उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लेकिन एसोसिएशन में चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। तो ये कोलिगेटिव ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ जाएगा। यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी दिस विल बी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, वो कम होगी एज कम्पेयर टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ वेरिएशन आ जा रहा है, किसके बीच में? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में। तो होगा क्या, जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो एक्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। तो फिर करते क्या है, ये जो वेरिएशन आ रहा है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ये नहीं आना चाहिए, सेम होना चाहिए, वेरिएशन नहीं रहना चाहिए। जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए वही कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो बिफोर डिसोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आफ्टर डिसोल्यूशन दोनों सेम होनी चाहिए। तो इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए, ये वेरिएशन ना रहे किसके बीच में? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बीच में, इसको खत्म करने के लिए हम वान हाफ फैक्टर का यूज करते हैं। वान हाफ फैक्टर इज यूज्ड टू कैंसिल आउट द डिफरेंस, is used to cancel out the variation in observed colligative property and calculated colligative property when a non-volatile electrolytic solid solute is added to the solution which is either dissociated or associated in solution। अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हो वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, या तो डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, उसके कारण कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों में वेरिएशन आ जाएगा। इसी वेरिएशन को खत्म करने के लिए डिफरेंस आएगा, इसी वेरिएशन को खत्म करने के लिए वान हाफ फैक्टर का यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? एमसीक्यू के लिए इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अभी तो फिर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो क्या गई?
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। For the solution containing non-volatile electrolytic solid solute, colligative properties are और आप जानते हैं colligative properties क्या क्या है। देखिए RLBP आपने पढ़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चूंकि आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है, या तो डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा, जिसके कारण ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों में वेरिएशन आ जाएगा। इस वेरिएशन को कंपनसेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम इसके साथ आई यूज करेंगे। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M। चूंकि सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइटिक है, there will be variation in observed and calculated colligative property। इस वेरिएशन को खत्म करने के लिए we'll use I, ये वेरिएशन खत्म हो जाएगा। डेल्टा TF, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये I क्यों लगा रहे हैं? I इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक है, डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों में ही वेरिएशन आ जाएगा, दोनों वेरी करेंगे। और इसी वेरिएशन को खत्म करने के लिए वी आर यूजिंग वाल्टा फैक्टर सो दैट वेरिएशन ना हो। एंड सिमिलरली पाई इक्वल्स टू CRT इसके साथ यूज। तो प्लीज इन फार्मूले को जब भी यूज करें जब आपका सॉल्यूट कैसा हो? इलेक्ट्रोलाइटिक हो। जैसे ही आप देखें कि NaCl को पानी में मिलाया गया, तुरंत I का यूज़ करें। CH3COH को मिलाया गया, तुरंत आप I का यूज़ करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। जहाँ भी आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइटिक हो वहाँ वाल्टा फैक्टर का यूज़ करें। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों और भी बची हुई हैं, मैं उनको अगले वीडियो में कवर करूँगा। प्लीज़ इन चीज़ों को सही से देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिट रहिए और अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।